चलिए, कल हमने यूनिट ऑफ पावर हमने पढ़ाया था। उसमें हमने कहा था कि यूनिट ऑफ पावर, उसमें हमने एसआई यूनिट बताया था और सीजीएस यूनिट हमने बताया था। अब उस एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में हमने जो जूल पर सेकेंड और अर्ग पर सेकेंड हमने बताया या वाट बताया हमने, उसके साथ साथ यहां पर हमने नीचे लिखा अदर यूनिट ऑफ पावर। तो उसमें 2 पॉइंट छूट गए थे, वो भी नोट कर लीजिएगा यूनिट में कि अदर यूनिट ऑफ पावर, अदर यूनिट ऑफ पावर, है ना। तो अदर यूनिट ऑफ पावर में हमने पहला क्या लिखवाया था, किलो, ठीक है। तो यहां पर जो है ये हमने अदर यूनिट ऑफ पावर जो हमने पढ़ाया था कल लास्ट लेक्चर में, तो वहां पर हमने कहा कि अदर यूनिट में कि एक हो जाएगा किलोवाट। हमने बताया था कि 1 किलोवाट इक्वल टू हो जाएगा 1000 वाट। ठीक, एक दूसरा छूटा हुआ था, दूसरा 2 पॉइंट छूटे हुए थे, एक हो जाएगा मेगावाट जिसको हम MW से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मेगावाट इक्वल टू हो जाएगा 10 के पावर 6 वाट। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही छूटा हुआ था, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हॉर्स पावर, HP जिसको हम कहते हैं। ये हॉर्स पावर 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट। इतना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अदर यूनिट में। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, जहां पर हमने अदर यूनिट पॉइंट डलवाए थे वहां पर ये तीनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 1 वाट। 1 वाट क्या होता है? 1 वाट किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल वर्क हो। यदि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल वर्क हो तो उसका पावर कितना होगा? 1 वाट होगा। देखिएगा, ये हम डिफिनीशन हम लिखवाते चल रहे हैं। 1 वाट क्या है? तो 1 वाट इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल अपान 1 सेकेंड। ठीक, 1 जूल अपान 1 सेकेंड। यानी देखिएगा, हमने P इक्वल टू क्या लिखवाया था? W/T। तो W क्या है? वर्क है, और वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। और T क्या है? टाइम है, तो टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के द्वारा या किसी बल्ब हम ले लेंगे, तो किसी बल्ब के द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क हो तो उसका पावर कितना होगा? 1 वाट होगा। तो हम डिफिनीशन लिखेंगे, if an electrical device work 1 joule in 1 second, then power will be 1 वाट। ठीक, यही है 1 वाट का डिफिनीशन। ठीक है, अब हम जो है कुछ नोट के रूप में लिखवाएंगे कि यदि 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जिसका पावर अलग अलग है उनको सीरीज में जोड़ दें,
तब इक्विवेलेंट उसका पावर क्या होगा, और जब उसको पैरेलल में जोड़ दें तब उसका इक्विवेलेंट पावर का वैल्यू क्या होगा। तो हम कुछ नोट्स के रूप में लेकर चल रहे हैं। ठीक, तो नोट, ठीक, ये देखिए हमने 3 बल्ब को हमने क्या किया, ये देखिए 3 बल्ब को हमने क्या किया, सीरीज में जोड़ दिया। तो सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज में सभी में करंट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और इसका पावर क्या है P1, इसका पावर क्या है P2, इसका पावर क्या है P3। तो जब हमने आपसे बात किया था जब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में कि जब 2 या 2 से अधिक रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरीज वे में जुड़े हुए रहते हैं तो सभी में करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। तो यहां पर भी देखिएगा यदि हम V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए हम इसको, इन तीनों बल्ब को, तो तीनों का पावर देखिएगा अलग अलग है, P1 P2 P3 है, लेकिन सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सब में करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो जब करंट का वैल्यू सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। वैसे भी सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम पावर का फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे, थोड़ा देखिए इसका पावर का फॉर्मूला हम जब अप्लाई करेंगे तो उस स्थिति में पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई आर। P स्क्वायर, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। तो देखिएगा एक सेकेंड, देखिए यहां पर, तो यहां पर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। लेकिन V एक फॉर्मूला हमने कहा था कि P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, ये कब लगेगा, जब 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या डिवाइसेज पैरेलल में जुड़े हुए हों तब वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और जब जो है 2 या 2 से अधिक डिवाइसेज सीरीज में जुड़े हुए हों तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पर I क्या है, सेम है। ठीक, सभी डिवाइसेज में I का वैल्यू क्या है, सेम है। तो I का वैल्यू सेम है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, R के। ये देखिए ये रिलेशन आया। लेकिन यहां पर जो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, ये P क्या है, आउटपुट पावर है। याद कीजिए हमने एक फॉर्मूला और लिखवाया था आपको, एक बल्ब है, एक बल्ब दिया गया है, देखिए एक बल्ब ऐसे दिया गया है और उस पर 220 वोल्ट और 100 वाट दिया गया है। तो हमने कहा था P इक्वल टू क्या लिखते हैं, V स्क्वायर बाई आर। इसका पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है साहब, तो कांस्टेंट है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहां पर P क्या है, मार्क पावर है, मार्क पावर है, और ये मार्क पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट के। ठीक है, देखिए यहां पर जो P दिया गया है, ये P क्या है, आउटपुट पावर है ना, आउटपुट पावर है। तो हम जो है आउटपुट यहां पर क्या लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि यहां पर देखिए आउटपुट पावर, आउटपुट पावर है ना, आउटपुट पावर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट के। ये जो है यहां पर जो है ये देखिए यह फॉर्मूला हमें, ये रिलेशन हमें प्राप्त हुआ। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर चूंकि आप जानते हैं कि मार्क पावर इक्वल टू क्या है, ये मार्क पावर जो कि बल्ब के अंदर इंकित होता है, तो इंडिकेटेड होता है, तो मार्क पावर क्या हो जाएगा, मार्क पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट के रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब हम एक दूसरे के रिलेशन निकालेंगे। और हाँ एक और चीज कि मार्क पावर जो होता है वो किसके, मार्क पावर जो होगा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा,
किसके डायरेक्टली, जैसे देखिएगा यहां पर जो है देखिएगा R इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। तो ये जो मार्क पावर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो अब क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फिलामेंट। ठीक, तो अब जो है एक साथ जब हम इसका रिलेशन देखेंगे तो अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर के। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मार्क पावर के, मार्क पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मार्क पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और किसके डायरेक्टली जो है आउटपुट पावर जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहां पर देखिएगा, ये देखिएगा मार्क पावर ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो इस तरह से यहां पर देखिए ये रिलेशन हमें प्राप्त हो गया। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है ये क्या है, जैसे हमने यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फिलामेंट, ये देखिए। तो यहां पर देखिए मार्क पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्रॉस सेक्शनल, देखो मार्क पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया के, और आउटपुट पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने यहां पर एक रिलेशन हमने प्राप्त किया। ठीक, ये आउटपुट पावर क्या है, यदि किसी पोटेंशियल पर किसी बल्ब या डिवाइस को हम जलाएंगे तो जो पावर गेन करेगा, कंज्यूम करेगा, उसको क्या कहेंगे हम, आउटपुट पावर। तो इस तरह से जो है जब हम सीरीज में जोड़ते हैं 2 या मोर देन 2 डिवाइसेज को या बल्ब को, तो इस तरह का रिलेशन हमें प्राप्त होता है। और जो है यदि हम कहते हैं कि ये P1 P2 P3 पावर वाले बल्ब को हम सीरीज में जोड़े हैं तो इक्विवेलेंट पावर क्या होगा, तो इक्विवेलेंट पावर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट पावर यानी 1/P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। ये ध्यान रखेंगे कि रजिस्टेंस के ये उल्टा होता है ना, या और जो है ये 3 से और ज्यादा होंगे तो आगे डॉट 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 हमने लगा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है जब 2 या 2 से अधिक बल्ब को जो डिफरेंट पावर के हैं सीरीज में जुड़े हुए रहते हैं तो उनके इक्विवेलेंट का पावर का फॉर्मूला यही हमें प्राप्त होता है, यही होता है, यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। और जो है आउटपुट पावर और मार्क पावर में ये रिलेशन होता है, या आउटपुट पावर और रेजिस्टेंस में रिलेशन होता है, आउटपुट पावर और क्रॉस सेक्शनल एरिया में और फिलामेंट में ये रिलेशन हमें प्राप्त होता है। ओके, तो इस तरह से हमने सीरीज के बारे में नोट वाले पहला, ये जो है नोट में यह पहला है। ठीक, ठीक है, तो अब हम चलते हैं नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में क्या करेंगे, हम 2 या 2 से अधिक बल्ब को, बल्ब की जगह पर हम कोई अदर डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस हम ले सकते हैं, लेकिन सहूलियत के लिए हम जो है यहाँ पर बल्ब ही हम ले रहे हैं। बल्ब का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यहाँ पर 3 बल्ब को हमने क्या किया, पैरेलल में जोड़ दिया है ना। और ये तीनों बल्ब क्या हैं, अलग अलग पावर के हैं। ये देखो P1 हो गया, P2 हो गया, ये क्या हो गया, P3 हो गया। और क्या किया हमने, इसको V वोल्ट की बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी से हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया। जब ये करंट हम इसमें लेंगे तो ये करंट इसमें क्या हो जाएगी, I1, इसमें क्या हो जाएगी, I2, और इसमें क्या हो जाएगी, I3। ठीक, तो लेकिन जो एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल होगा वहीं तीनों बल्बों के दोनों इंडों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस स्थिति में पूछता है कि इक्विवेलेंट पावर क्या होगा। तो बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो है इक्विवेलेंट तो बाद में बात करेंगे, पावर यदि कहेंगे तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V² आर, आई स्क्वायर है नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर जो है ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल के लिए पावर का फॉर्मूला हम ये अप्लाई करेंगे। तो P जो है, इफ जो है यदि V क्या हो, सेम हो, V क्या है, सेम है,
ये है ना, भी क्या है, सेम है, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, R के। ठीक है, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के होगा, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, आउटपुट पावर है ना, आउटपुट पावर है ना। आउटपुट पावर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट। ठीक, ये रिलेशन हमें प्राप्त हुआ। लेकिन हम जब कंपैरिजन करेंगे पहले वाले की तुलना में, क्योंकि हमने कहा था कि मार्क पावर, चूंकि मार्क पावर किसके होता है, मार्क पावर किसके होगा, डायरेक्ट मार्क पावर किसके हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। P देखिएगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। तो यहां पर भी मार्क पावर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मार्क पावर देखिएगा ये हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट। ठीक है, देखिए अब इसमें हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या लिखेंगे, आउटपुट पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली हो जाएगा, ए के। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फिलामेंट है, यानी फिलामेंट मोटा होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से ये रिलेशन जब पैरेलल में जुड़े रहेंगे दो या दो से अधिक बल्ब, तो उस स्थिति में आउटपुट पावर और मार्क पावर में यही रिलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो है यदि जो है दो या दो से अधिक जो है बल्ब जो है पैरेलल में जुड़े रहेंगे, तो इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होगा, यह जो है रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के उल्टा लिखेंगे। यानी जब दो या दो से अधिक रजिस्टर पैरेलल में जुड़े रहते हैं तो उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, R1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन यहां पर उसका उल्टा होगा, क्या हो जाएगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस 1। ठीक है, तो ये लिखेंगे इक्विवेलेंट पावर P इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस 1। ठीक है, ठीक, ये जो है फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ। हाँ, तो इस तरह से यहां पर जो है ये कंप्लीट होता है। और आगे हम चलते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से पहले हम एक और बात याद दिलाना चाहते हैं। देखिए यहां पर तीसरा जो है नोट देखिएगा। जानते हैं चूंकि P इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्या होता है, T। ये बात ध्यान दीजिएगा, P इक्वल टू क्या होता है, W बाई T। तो W बाई टी, तो ध्यान रखिएगा जो वर्क होगा, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के द्वारा जो वर्क होगा, वह वर्क उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के अंदर, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में कंज्यूम होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि W को हम क्या मान लेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यदि क्वेश्चन में पूछता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का वैल्यू बताइए, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, वही W के बराबर होगा। तो यहां पर देखिए P इक्वल टू क्या होगा, W बाई टी। इसलिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू क्या हो जाएगा, T। दिस वर्क डन consume as electric energy in electrical device।
ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में कंज्यूम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा, E, इसलिए W E इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P क्रॉस T। तो यही है E जो है क्या है, E क्या है यहाँ पर, E क्या है, ध्यान रखिएगा, E क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यह जो है क्वेश्चन के रूप में इलेक्ट्रिक एनर्जी पूछी जाती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, चलिए हम बात कर रहे थे कि हम बात कर रहे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, लेकिन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से पहले हम एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं। ठीक, तो अब देखते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको हम कहते हैं किलोवाट आवर। ये कमर्शियल शब्द क्यों लगा, क्योंकि इस किलोवाट आवर का यूज जो है व्यापारिक, कमर्शियल मतलब क्या होता है, व्यापारिक, यानी जो यूनिट व्यापार में यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कमर्शियल यूनिट। तो यहां पर एनर्जी का जो यूनिट यहां पर दिया गया, एनर्जी का यूनिट तो हम पढ़ाए थे आपको, जूल होता है, या जो है न्यूटन मीटर होता है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन यहां पर जो यूनिट लिखा हुआ है कि किलोवाट आवर इज ए कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल शब्द लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट जो है किलोवाट आवर इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह कमर्शियल, कमर्शियल यानी जो कि व्यापार में यूज किया जाता है इस यूनिट को, इसीलिए हम कह दिए इसको कमर्शियल यूनिट। तो ये कमर्शियल यूनिट कौन इस व्यापार में यूज करता है, तो इसको व्यापार के रूप में कौन यूज करता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, यानी बिजली विभाग के द्वारा इस यूनिट का यूज किया जाता है कि आपके घर के अंदर जो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लगे हुए हैं वे कितना एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं, उस कंजप्शन का अमाउंट ज्ञात करने के लिए, अमाउंट को मेजर करने के लिए इस यूनिट का सहारा लिया जाता है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, इसलिए इसे हम कह दिए कमर्शियल यूनिट। ओके, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल, पहला तो क्वेश्चन आता है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसे कहते हैं, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को हम कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। ओके, तो पहले हम लिखेंगे द यूनिट which is used by electrical department for measuring amount of consumption of electric energy by different device called commercial unit of इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, अब जो है कमर्शियल यूनिट ऑफ
ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वाट आवर। ठीक, किलो वाट आवर। तो अब हम डिफिनीशन लिखते हैं किलो वाट आवर क्या है। ठीक, तो लिखेंगे किलो वाट आवर। एक बात ध्यान दें, किलोवाट, इसके पहले हमने पावर का यूनिट लिखवाया था वाट, किलोवाट और मेगावाट। तो यहां पर यदि आवर नहीं लिखा रहेगा तो ये किलोवाट किसका यूनिट हो जाएगा, पावर का यूनिट हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। किलोवाट आवर, जैसे हमने एक पहले यूनिट लिखवाया था एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन शब्द लगा हुआ है, तो ऐसा, या वोल्ट शब्द लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वो पोटेंशियल का यूनिट है। वो किसका यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी का यूनिट है। तो उसमें कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो किलोवाट आवर क्या है, तो किलोवाट आवर क्या होता है, द किलोवाट आवर, इसका भी किलोवाट आवर क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज ऑफ 1000 वाट इन 1 आवर। यानी 1000 वाट का कोई डिवाइसेज 1 घंटा में जितनी जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन करता है, वह उसका वह किसके इक्वल होता है, किलोवाट आवर के इक्वल होता है। ठीक है, लिखते हैं किलो वाट आवर is a amount of electrical energy consumed by electrical device of 1000 watt in a hour called किलो। ओके, इतना ही रहने दो, इन ए आवर। ओके, ये डिफिनीशन क्या हुआ, कंप्लीट होता है। 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए 1 किलोवाट आवर, देखिए किलोवाट आवर क्या है कि 1000 वाट का कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज है, 1 घंटे में जितनी एनर्जी का कंजप्शन करता है, क्या कहलाता है, किलोवाट आवर के इक्वल होता है। तो किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर क्या हो जाएगा, ये किलोवाट को वाट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो किलोवाट को वाट में चेंज कर दिया तो 1000, आवर को हमने क्या किया, सेकंड में मल्टीप्लाई कर दी, सेकंड में कन्वर्ट कर दिएगा तो 60 इंटू क्या हो जाएगा, 60। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा। यानी 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के इक्वल होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि किलोवाट आवर जो है किसके इक्वल हो, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के इक्वल होगा। ओके, तो ये हो गया कि, लेकिन एक क्वेश्चन, हाँ एक और ध्यान रखिएगा, 1 किलोवाट आवर और किसके इक्वल होता है, 1 यूनिट के इक्वल होता है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट के नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, क्योंकि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, बिजली विभाग वाले आते हैं, तो आपके मीटर में ये चेक करते हैं कि 1 महीने के अंदर कितने यूनिट का कंजप्शन हुआ है, यानी कितने किलोवाट आवर का कंजप्शन
हुआ है। तो उसी के द्वारा जो है पर यूनिट पैसे के हिसाब से मल्टीप्लाई करके वो बताते हैं कि कितने रुपए का आप जो है बिजली जलाए हैं, उसके हिसाब से आपको जो है मीटर रीडिंग करके आपका पैसा बता देते हैं। ओके, तो हम चलते हैं कि यूनिट की संख्या कैसे निकालते हैं। ये मुद्दे की बात है कि नंबर ऑफ यूनिट, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट। तो देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट, है ना। ठीक है, बड़ी ही ये बढ़िया ये इस फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, नंबर ऑफ यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाट इंटू क्या हो जाएगा, आवर, अपॉन कितना हो जाएगा, 1000। इस तरह से हम नंबर ऑफ यूनिट क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, यदि मान लीजिए सपोज यदि हम क्वेश्चन के रूप में देखें, यदि मान लीजिए क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से इस फॉर्मूले को हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आपके घरों के अंदर जो है 2 बल्ब हैं, मान लीजिए कि 2 बल्ब हैं, 2 बल्ब, कितने वाट के हैं, 100 वाट के, है ना। प्रत्येक बल्ब कितने वाट का है, 100 वाट का है। तो टोटल वाट की, टोटल जो है वाट जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 200 वाट। 2 बल्ब ऑफ 100 वाट। ठीक, उसके बाद 2 फैन है ऑफ 100 वाट। ठीक, तो और दोनों के दोनों जो है बल्ब और फैन प्रतिदिन कितने घंटे चल रहे हैं, रनिंग 5 आवर एवरी डे। ठीक, तो पूछता है कि एक महीने में नंबर ऑफ यूनिट कितना होगा, फाइंड नंबर ऑफ यूनिट इन ए मंथ। ठीक, तो बात ध्यान रखिएगा, यहां पर देखिए थोड़ा सा इसको हम एक क्वेश्चन के रूप में इसको देखिए कैसे इसका एप्लीकेशन करेंगे इस फॉर्मूले का। देखिएगा, देखिएगा, अब देखें तो टोटल जो है सॉल्यूशन हम देखिए सॉल्व कर रहे हैं इसको। देखिए टोटल पावर कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 100 वाट का एक बल्ब है तो 2 बल्ब कितना हो जाएगा, 200 वाट का। तो ये हो जाएगा 200 प्लस ये देखिए कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 200, तो कितना हो जाएगा, 400 वाट। ठीक, टाइम, रनिंग टाइम कितना है, 5 आवर। ठीक, अब देखिएगा टोटल अब फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट, तो क्या लिखेंगे, वाट इंटू आवर अपॉन क्या रखेंगे, 1000। तो वाट कितना है बाबू, कितना है, 400 है, और आवर कितना है, 5, और एक महीने का कह रहा है, एक दिन का नहीं कह रहा है, एक मंथ का। तो मंथ में कितने दिन होता है, 30 डे। ओके, और ये हो जाएगा 1000। ओके, ठीक है। ठीक, तो यहां पर जो है, यहां पर ये जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और 20 में ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 यूनिट। एक महीने में टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना हो गया, 60 यूनिट। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, और ये भी कहता है कि एक यूनिट का दाम
₹5 है, तो बताइए कि एक महीने में कितना रुपया जो है बिजली विभाग को देय होगा। तो ₹5 एक यूनिट का दाम होगा, तो 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 60 में, तो कितना हो जाएगा? ₹300 हमें बिजली विभाग को देना होगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल हम दूसरे लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें हम आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाएंगे। ओके, तो आप लोग नोट्स कंप्लीट करते चलें। हम बड़ी मेहनत से इसको लिखवा रहे हैं। आपका टोटल सिलेबस हम कवर कराएंगे और ये जून के महीने में जो भी छुट्टियां होंगी उसमें भी हम आपको कंप्लीट कराते चलेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।